बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सदफ, मैंने ताइदी अंदाज में कहा, लेकिन मैं इस वक्त एक लग्जरी होटल के हरारत बख्श कमरे में हूँ जहाँ रात का आखिरी पहर गुजर रहा है। मेरे कमरे का वाल क्लॉक 3:30 का वक्त बता रहा है। यहाँ शाम के 6:30 बज रहे हैं। सदफ ने कहा, पाकिस्तान और अलास्का के मयारी वक्त में 15 घंटे का तफावत है। पाकिस्तान का वक्त अलास्का के वक्त से 15 घंटे आगे है। मैंने सदफ से कहा, कैसा अजीब जुग्राफियाई हिसाब किताब है कि जो दिन यहाँ अभी शुरू ही नहीं हुआ वहाँ पाकिस्तान में इसी दिन की शाम हो चुकी है। बहरहाल तुम मेरा नंबर नोट करो। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के से मैंने हार्बर लॉज होटल का नंबर दोहरा दिया। 00 और कंट्री कोड के मसाइल से निपटने के बाद तुम इस नंबर पर मुझसे राब्ता बल्कि मेरी बात की तस्दीक कर सकती हो। 9076832282। इसमें 907 अलास्का का और 683 दिनाली का मखसूस कोड था। फिर मैंने इजाफा करते हुए कहा, इस नंबर में 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं हो। अच्छा, खुदा हाफिज। इस नकली वजदान से दूर रहने की कोशिश करो वरना बहुत पछताओगी। विश यू गुड लक। मैंने फोन बंद कर दिया। राकील इस दौरान में यकटुक मुझे देख रही थी। मैं फारग हुआ तो वो बोल उठी, ये क्या नया चक्कर है नकली वजदान और असली वजदान का? ये चक्कर नया नहीं बल्कि खासा पुराना हो चुका है। मैंने कहा, मेरे साथ रहोगी तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ठीक 5 मिनट बाद सदफ की कॉल आ गई। मुझसे बात हुई तो इसने हैजानी लहजे में कहा, वजदान तुम बहुत ग्रेट हो, बर वक्त मुझे एक बड़े खतरे से आगाह कर दिया। यकीन जानो मैं इस बहरूपिये ही को असली वजदान समझ रही थी। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें मेरी बात की सच्चाई का यकीन आ गया है। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, तुमने बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर मुझे खबरदार कर दिया। वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली, पता नहीं वो मनहूस मुझे क्या क्या चक्कर देता। अब मैं इसकी तरफ से बहुत मोहतात रहूंगी और बड़ी हिकमत अमली से आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछा छुड़ा लूंगी। इससे बआसानी पीछा छुड़ाने का एक गुर भी है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी बात पर अमल करूंगी। मैंने बताया, तुम्हारी MBBS के फाइनल इम्तिहानात होने वाले हैं। नकली वजदान से कहो वो तुम्हें पेपर आउट करके दे दे। तुम इससे ये बात फरमाइश के अंदाज में कहना और जोर देना कि वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके तुम्हारा ये छोटा सा काम कर दे। देख लेना वो चंद घंटों के अंदर तुम्हारा ये काम करके दिखलाएगा। इस बहरूपिये के इस अमल से तुम पर वाज़ेह हो जाएगा कि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें सख्त मेहनत की तलकीन की है। मैं पर्चा जात को आउट करने वाली हमाकत कभी नहीं कर सकता। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जैसे ही वो शैतान पर्चा जात तुम्हारे हवाले करे, तुम बड़े खुले अल्फाज में इससे कह सकती हो कि वो तुम्हारा वजदान नहीं बल्कि वजदान की खाल में छुपा हुआ वो बहरूपिया है जिसे चंद रोज पहले वजदान ने बुरी तरह झिड़क कर भगा दिया था। अपनी असलियत का इंकिशाफ होते ही वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे लाहौल पड़ने से शैतान 9-2-11 हो जाता है। ये हुई ना बात, एक तीर से 2 शिकार करने वाली। सदफ ने खुश होकर कहा। फिर कदरे गंभीर लहजे में बोली, वजदान अपना राज खुल जाने के बाद वो कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगा? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, बज़ाहिर तो इसका इम्कान नजर नहीं आता, और बिलफर्ज अगर वो कोई पर पुर्जे निकालने की कोशिश भी करता है तो क्या तुम इससे डरती हो? मेरी डरती है जूती, वो बेसाख्ता बोली। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है, तुम आंखें और दिमाग खुला रखकर हालात के सामने डटी रहो। मुझे उम्मीद है वो अपना बांडा फूट जाने के बाद खुद ही तुमसे कन्नी काटने लगेगा। वैसे इसे कीलने के लिए यहूदियों का एक जय्यद रबी भी हाथ पांव मार रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द इस नकली वजदान से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तुम अमेरिका पहुंचकर ये किस किस्म की मसरूफियात में पड़ गए हो? वो उलझ कर बोली। फुर्सत में तफसील से बताऊंगा, मैंने गोल मोल जवाब दिया। इसका मतलब है अभी फुर्सत नहीं, वो मानी खेद लहजे में बोली। क्या इस होटल में तुम अकेले ही ठहरे हुए हो? नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत से लोग इस होटल में क़याम पजीर हैं। मैं पूरे होटल की नहीं, सिर्फ तुम्हारे कमरे की बात कर रही हूँ। वो एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए बोली। मैंने कहा, हार्बर लॉज के कमरा नंबर 303 में इस वक्त मेरे साथ एक अमेरिकी हसीना राकील भी मौजूद है और वो गहरी नींद में है। मैंने दानिस्ता थोड़ा सा झूठ बोला। ये मसलत अंदेशी का तकाजा भी था।
राकील का शुमार दुश्मनों में नहीं होता बस, या और कुछ? इसने चौंक कर पूछा, साहिल कैसी है? ये एक फितरी सवाल था जो इसने खासी देर के बाद किया था। मैं और सदफ ने मिलकर 12 दिनों तक साहिल की तलाश में सर पटका था। मैंने कहा वो खैरियत से है, तुम्हारी इससे मुलाकात हुई होने वाली है, तुम दुआ करना। मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया, इंशाअल्लाह जरूर। वो तय दिल से बोली। फिर कहा, वजदान हम अपने दरमियान कोई कोड वर्ड मुकर्रर कर लेते हैं ताकि नकली वजदान से धोखे का अंदेशा न रहे। अच्छा आइडिया है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर कुछ सोचते हुए कहा, सदफ हमारा जब भी आमना सामना होगा तुम कहना हादसा सिंह पार्क। इसके जवाब में मैं कहूँगा पाइप में पनाह। कहो ये कोड वर्ड ठीक है ना? या के बाद मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोली, ठीक है। इस कोड वर्ड में बड़ा रोमांस है। सदफ की आवाज में मौजूद एक खास किस्म की जोशीली तरंग को मैंने फौरन महसूस कर लिया। हादसा सिंह पार्क और पाइप में पनाह के जिक्र पर इसके जहन में वो वाकया ताजा हो गया जब हम दोनों अपने दुश्मन के आदमियों से छुपते छुपाते मज़कूरा पाइप में दाखिल हुए थे और एक अधूरे स्लाइडिंग पाइप में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। हमने एक दूसरे की कुर्बत में वो चंद लम्हात बड़े रोमान परवर अंदाज में गुजारे थे। 2-4 रस्मी बातों के बाद हमारे दरमियान टेलीफोनिक राब्ता मौकूफ हो गया। मैंने रिसीवर क्रेडल किया तो राकील सवालिया नजर से मुझे देखने लगी। मेरे सदफ के दरमियान ज्यादातर बातचीत उर्दू में हुई थी, लेकिन नकली वजदान और असली वजदान का कीड़ा राकील जहन में कुलबुला रहा था, इसलिए इसने बहुत सी बातों का मफहूम कंसीव कर लिया इससे पहले कि वो कुछ पूछ बैठती। मैंने इंक्वायरी वाले अंदाज में कहा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? ये सदफ कौन है? तुमने पाकिस्तान में किसी को फोन किया है ना? हाँ, सदफ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रहती है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, और ये मेरी कजन है। राकील ने पूछा, क्या तुम्हारे अलावा कोई और वजदान भी है जो तुम्हारे इस कजन को परेशान कर रहा है? तुम इन चक्रों में ना पड़ो, आराम से सो जाओ। मैंने कदरे जिलाए हुए लहजे में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम ही किसी तरह सुला दो। वो गहरी संजीदगी से बोली, बड़े जादूगर बनते हो ना, ठीक है मैं तुम्हें सुला देता हूँ। मैंने भी इसी संजीदगी से कहा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? इसकी खुमार आलूद नीली आंखों में एक चमक सी उभर आई। मैं चंद लम्हे खामोशी से इन गहरी आंखों में झांकता रहा। राकील की इस बात में जरा बराबर हकीकत नहीं थी कि इसे नींद नहीं आ रही थी। इसकी आंखों में नींद के उमड़ते हुए बादल वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। वो महज मुझे तंग करने के लिए इसी किस्म की अटकेलियां कर रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सोने के बाद तुम एयर कंडीशनर को ऑफ नहीं करोगी। एयर कंडीशनर को ऑफ? इसने शरारत से मुझे देखा। क्या मतलब? जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैंने इसकी गोयाई को लॉक कर दिया। शायद वो ये पूछना चाहती थी, क्या मतलब है तुम्हारा, लेकिन मतलब से आगे नहीं बढ़ सका था। इसका मतलब पूरा हो गया था। रात देर से सोए थे, इसलिए दूसरी सुबह देर से आंख खुली। मैंने बेदार होने के बाद एक तवील सुकून बख्श अंगड़ाई ली और गर्दन मोड़कर राकील की जानब देखा। वो आसूदगी भरी नींद सो रही थी। मैंने इसे सोता छोड़ा और वॉशरूम में चल घुस गया। नाश्ते से पहले पी यांग हमारे कमरे में चली आई। इस दौरान में राकील भी फ्रेश हो चुकी थी। वो बड़ी निखरी निखरी नजर आ रही थी। पी यांग ने एक ब्यूटी बक्स टाइप शय राकील की जानब बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेकअप की मुकम्मल रेंज मौजूद है जो तुम दोनों की जरूरियत के लिए काफी होगी। नाश्ते के बाद तुम वाकईतन डिसल्वा और गार्शिया बन जाना। मैंने पी यांग से कहा, तुम्हें हमारे प्रोग्राम की तब्दीली के बारे में तो मालूम हो गया होगा? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर मोंग से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। तुम दोनों को ले जाने वाली गाड़ी जैसे ही यहाँ पहुँचती है मैं तुम्हें बता दूंगी। राकील ने कहा, नाश्ता हम अपने कमरे ही में करेंगे। ठीक है, मैं रूम सर्विस से कह देती हूँ, इसने कहा। फिर पूछा, ऑर्डर के बारे में कुछ बता दो। राकील खटाखट इसे नाश्ते का ऑर्डर लिखवाने लगी। मेरे हिसाब से वो कम से कम 4 अफराद का नाश्ता था। मैंने राकील को टोकना मुनासिब न समझा। जब पी यांग हमारे कमरे से रुखसत हो गई तो मैंने कहा, क्या तुमने किसी और को भी नाश्ते पर मदऊ कर लिया है? क्यों, क्या हो गया? वो चहक कर बोली। इसके चहकने में अब खास किस्म की इठलाहट थी। मैंने कहा, हम सिर्फ 2 अफराद हैं और तुमने हमारी जरूरत से दुगना नाश्ता मंगवा लिया है। इसकी चहकार में कदरे इजाफा हो गया। बड़े वलवला अंगेज अंदाज में बोली, वजदान सच्ची बात ये है कि मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है। मेदे में कुछ इस तरह की लहरें पैदा हो रही हैं जैसे पिछले 2-3 दिन से मैंने कुछ खाया ना हो। हैरत की बात है। मैंने कहा, हालांकि रात तुमने अच्छा खासा डट कर डिनर किया था। शायद मैंने तुम्हें अपनी इस आदत के बारे में नहीं बताया कि आम लोगों की बेनिस्बत मुझे ज्यादा भूख लगती है। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, शायद नहीं बल्कि यकीनन तुमने मुझे अपनी इस आदत
आदत के बारे में पहले नहीं बताया था। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, मैं तो तुम्हारी इस आदत का सुनकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। मेरी संजीदगी को देखते हुए इसने अपने पेट पर हाथ घुमाना बंद कर दिया और पूछा, तुम्हें क्या तशवीश हो रही है? भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं देखा और सुना नहीं कि किसी रोटी को भी शदीद किस्म की भूख लगती है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अचानक इसकी हंसी छूट गई। वो बड़े फराक दिलाना अंदाज में कह लगाने लगी, फिर रुककर गहरी संजीदगी से बोली, वजदान, मैं बड़ी अजीबो गरीब रोटी हूँ, भूख मुझे से बर्दाश्त नहीं होती, लिहाजा। वो एक लम्हे को रुकी, फिर फैसला कुन अंदाज में बोली, लिहाजा नाश्ते के आर्डर में कोई कमी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सारी प्लेटें साफ करके दिखाऊंगी, देखूंगा। इसके दावे के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कह सका। ट्रफ्टी कार रेंटल का ड्राइवर मोटा गाची लगभग 11 बजे हमें लेने आ गया। लगता था इसने कार रेंटल कंपनी में नौकरी महज दुनिया दिखावे के लिए कर रखी है, वरना दर हकीकत वो डॉक्टर मोंग के लिए किसी चिरागी जिन ऐसी हैसियत रखता है जो इसके अहकाम की तमील के लिए इधर उधर नाचता फिरता है। हम होटल से रवाना हुए तो हाईवे 3 पर आते ही अंदाजा हो गया कि रात अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी। चुनांचे जिस रफ्तार से गाची ने हमें ओल्ड क्रियल से चिनाली पहुंचाया था, इसे बरकरार रखना मुमकिनात में से नहीं था। गाड़ी का इंजन ताकतवर था, ताहम गाची 20 से ज्यादा रफ्तार बढ़ाने का रिस्क नहीं ले रहा था। खुदा करके हम शाम से थोड़ी देर पहले एंकरेज पहुंच गए। क्री और चीज के बाद रास्ता कदरे आसान हो गया था, इसलिए भी ड्राइविंग की मुश्किलात में कमी आ गई और गाची ने चीज से एंकरेज के दरमियानी टुकड़े में रफ्तार को 20 से 30 तक पहुंचा दिया था। डॉक्टर मोंग रिफोशे की रिहाइशगाह एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं थी। एंकरेज अलास्का का सबसे ज्यादा आबाद शहर है, फिर भी खासा सोया सोया महसूस होता है। इसमें दुनिया के दूसरे शहरों वाली मखसूस गहमा गहमी और शोर शराबा कहीं दिखाई नहीं देता। 1697 मुरब्बा मील पर फैले हुए इस शहर की कुल आबादी लगभग 2.5 लाख है। कराची और लाहौर के बाद बड़े महलों में इतनी आबादी होती है, फिर तनासब भी तो देखें। 1,500 मुरब्बा मील से भी ज्यादा रकबा और इस कदर कम आबादी। इस निस्बत तनासब के अलावा मौसम की शिद्दत ने भी लोगों को घरों के अंदर बंद कर रखा था। डॉक्टर मोंग ने बड़ी गर्मजोशी से मुआनका किया और फौरन मुझे अपनी रिहाइशगाह की एक मखसूस कमरे में ले गया। डॉक्टर मोंग बड़ी तासर अंगेज शख्सियत का मालिक था। इसने सामने से अपना आधा सर मुंडा रखा था, पिछले निसब हिस्से पर बाल मौजूद थे, बड़ी शान से मौजूद थे। बालों की तवालत के पेश नजर डॉक्टर मोंग ने औरतों की तरह बकायदा इन्हें एक चोटी की शक्ल दे रखी थी। लिबास के नाम पर इसने तंग पांचों वाला पजामा पहन रखा था, जिसके ऊपर कुर्ता नमा कोई शय थी। इस कुर्ते की आस्तीनें हाथ से ज्यादा कुशादा थी। इस खुले डुले कुर्ते के नीचे डॉक्टर मोंग ने और क्या क्या कुछ पहन रखा था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बहरहाल इसका लिबादा जिस भी तराश खराश और डिजाइन का हो, वो एक उम्दा और कीमती कपड़े से तैयार किया गया था। डॉक्टर मोंग के चेहरे पर एक मुस्तकिल संजीदगी पाई जाती थी, जिसमें खफीफ मुस्कुराहट की झलक भी नजर आती थी। वो बोलता था तो लगता था जैसे तासर का कोई दरिया बह रहा हो। बेसाख्ता इसके लिए दिल में अदब एहतराम के जज्बात उभरने लगते थे। मैंने इसके बारे में जो तस्वर कायम किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। इसकी शख्सियत में तस्खीर की खासियत मौजूद थी। हम इस वक्त जिस कमरे में बैठे थे वो निहायत ही मुख्तसर था, यानी इतना मुख्तसर कि इसमें एक छोटी सी मेज के गिर्द सिर्फ 2 कुर्सियां ही रखी हुई थी, जिनमें से एक पर मैं और दूसरी पर डॉक्टर मोंग विराजमान था। मेज पर 2 नन्ही मुन्नी प्यालियों के साथ एक केतली रखी थी। मजकूरा केतली में कुछ खुशबूदार कहवा भरा हुआ था। डॉक्टर मोंग इस बेहद लजीज कहवे से मेरी इब्तदाई तवाज़े कर रहा था। राकील को वहाँ पहुँचते ही मुझसे अलग कर दिया गया था। साहिल के हवाले से इस वक्त मेरे दिल में एक तूफान सा मचल रहा था। मैं तवक्को कर रहा था कि डॉक्टर मोंग मुलाकात पर सबसे पहले इसी का जिक्र करेगा, लेकिन वो शाओलिन टेम्पल और वहाँ की तरबियत का मौजू ले बैठा। डॉक्टर मोंग ने 25-26 साल पहले इस अजीम तरबियत गाह में ट्रेनिंग हासिल की थी और फारगुल तहसील होने के बाद अब अमली जिंदगी गुजार रहा था। इसने अपने बाद ऐसे असातिज़ा के नाम भी लिए जिनसे मुझे भी कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला था। अगरचे बीते दिनों को याद करना एक दिलचस्प मसरूफियत है, लेकिन इस वक्त मुझे ये तज़किरा खिल रहा था, चुनांचे मैंने कह ही दिया। डॉक्टर मोंग, शाओलिन टेम्पल पर हम बाद में भी बातें कर सकते हैं। तुम मुझे साहिल के बारे में बताओ, कुछ इसका कुछ सुराग मिला या नहीं? वो अपने होंठों पर बड़ी संजीदा मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, वजदान, मैं काफी देर से तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर रहा हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात है और तुम्हारी कैफियत को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम धनों के लिए खासे संजीदा हो। इसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय कोई दूसरा ही मौजू निकाल लिया था। मैंने
ठहरे हुए लहजे में कहा, डॉक्टर मोंग तुम जितना महसूस कर रहे हो मैं इससे भी कहीं ज्यादा संजीदा हूँ, लेकिन तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है। वो इसी मुस्कुराहट भरी संजीदगी के साथ सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोला, तुम क्या दरख्वास्त करने वाले हो? मैंने कहा, तुम इस तिब्बती लड़की के लिए धनों की बजाय साहिल का लफ्ज इस्तेमाल करो तो मुझे खुशी होगी। कम से कम मेरे सामने या मुझसे गुफ्तगू करते वक्त तुम इसे साहिल के नाम ही से पुकारा करो, ठीक है? वो बड़ी फराक दिली से बोला, तुम्हें दोस्त बनाया है तो तुम्हारे जज्बात का एहतराम भी जरूरी है, मैं तुम्हारी ये फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। इसने हाथ बढ़ाकर मेरा शाना थपथपाया और कहा, और कुछ? मैंने कहा, अब साहिल के बारे में ताज़ा तरीन हालात से भी मुझे आगाह कर दो। वो चंद लम्हे सोचते रहने के बाद गंभीर आवाज में बोला, वजदान तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। वो इस वक्त किसी तैयारे में सफर कर रही थी और हालात वाकयात से साबित हो रहा है इसे रबी ही के आदमियों ने फेयर बैंक से अगवा किया। इस तरह अगवा किया है कि वहाँ मेरे ठिकाने की ईंट से ईंट बजा दी गई है। खैर, रबी को ये कर्ज सूद दर सूद वापस करना होगा। वो बोलते बोलते रुक गया तो मैंने कहा, ये तो तमाम वही बातें हैं जिनकी मैं भी तवक्को कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुमने साहिल के किसी तैयारे में सफर करने की तस्दीक की कैसे की? मैंने हंगामी हालात में अपने बड़ों से राब्ता किया था, डॉक्टर मोंग ने अपने मखसूस लहजे में बताया। सेटल में मौजूद मेरे सीनियर ने इस बात की तस्दीक की है कि फेयर बैंक से अगवा करने के बाद तुम्हारी साथी को किसी तैयारे में सवार कराया गया है। फिर तो तुम्हें यह भी बताया जा चुका होगा कि वो तैयारा साहिल को कहाँ पहुँचाने वाला है। नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और तुमने पूछा भी नहीं। मैं अपने बड़ों से सवालात की जुर्रत नहीं कर रखता। वो ठोस और संजीदा लहजे में बोला, मैंने इन्हें तुम्हारे ख्याल से आगाह किया तो इन्होंने कहा, हम वजदान के ख्याल को जरूर चेक करेंगे। इसके ख्याल और अंदाजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा यानी वजदान का ख्याल ठीक है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, सेटल वाले बड़ों ने मुझे यकीन दिलाया कि साहिल बिल्कुल खैरियत से है और ये कि वो बहुत जल्द इसे रवि मोशे हायमन के कब्जे से निकाल लेंगे। मैं टटोलती हुई नजर से डॉक्टर मोंग रिफोशे को देखने लगा। इसकी बातों में बहुत गहराई पाई जाती थी। इसकी बातों पर यकीन करने को दिल चाहता था। मुझे खामोश और सोचता हुआ पाकर इसने कहा, मुझसे तो सब कुछ पूछ लिया, मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो। कौन सा सवाल? मैंने चौंक कर इसे देखा। वो बोला, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ साहिल किस तैयारे में सफर कर रही है? वो दोस्ती निभाने या मुझे खुश करने के लिए अब धनों के बजाय साहिल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे सवाल का सुनकर मेरे जहन में एक फौरी जवाब आया है जो तुम्हारी तरफ से हर सवाल का दरवाजा बंद कर देगा, लेकिन मैं तुम्हें वो जवाब नहीं दूंगा बल्कि सीधा और माकूल जवाब दूंगा। वो गहरी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए बोला, माकूल और सीधा जवाब तुम बाद में देना, पहले बताओ वो कौन सा जवाब है जो मेरे सवालात की राह में कोई बड़ी रुकावट खड़ी कर देगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे इस सवाल के जवाब में मैं तुम्हारी तरह ये भी कह सकता हूँ कि साहिल के किसी हवाई जहाज में सफर करने के बारे में मुझे मेरे बड़ों ने बताया था और ये कि मैं अपने बड़ों से क्रॉस क्वेश्चन की जुर्रत नहीं रखता वगैरह वगैरह। तुम ज़हीन ही नहीं बल्कि खासे अयार भी हो। वो बेसाख्ता बोला। मैंने भी इसी अंदाज में कहा, डॉक्टर मोंग, मैं गुज़श्ता 2 दिन और 2 रात से एक यहूदन के साथ हूँ। थोड़ा बहुत असर तो होगा ना? मुमकिन है इस रफाकत ने मेरे अंदर भी कुछ अयारी भर दी हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो संजीदा लहजे में बोला। रकील बड़ी जबरदस्त लड़की है। इसके इस मुख्तसर से तबसरे से अंदाजा नहीं होता था कि रकील के बारे में वो अपना तजर्बा बयान कर रहा था या मुशाहिदा। बहरहाल मैंने इसके सवाल का माकूल जवाब देते हुए बताया कि मुझे साहिल के बारे में कैसे पता चला था। वो बड़े इन्हमाक से मेरी बात सुनता रहा, फिर उठ खड़ा हो गया। इसकी तकलीद में मैं भी खड़ा हो गया। इसने बड़े वालहाना अंदाज में मुझसे एक पुरजोश मुसाफा किया, फिर दोबारा बैठते हुए बोला, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इस कायनात की सब चीजें सब के लिए नहीं होती। बाज़ मामलात के लिए बाज़ लोग मखसूस होते हैं। मैंने अपनी ची की सलाहियत को इस हद तक बढ़ाने की पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। हालांकि मैंने मार्शल आर्ट्स के दीगर शोबों में जो कुछ हासिल किया है, इसे सुनोगे तो हैरत ज़दा रह जाओगे। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो डॉक्टर मोंग। मैंने हमें दोस्त जानकर अपना ये राज बता दिया है। इसे खुद तक ही महदूद रखना। वैसे अभी मेरी इस सलाहियत में कच्चापन है। पक्का
चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। मश्क जारी रखो, वो दोस्ताना अंदाज में बोला। जिस हद तक मुमकिन हो सका मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, और जहाँ तक राज को राज रखने का ताल्लुक है तो तुम इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ। मेरा सीना बहुत वसी और गहरा है। डॉक्टर मोंग रिफोशे के एक एक लफ्ज से हमदर्दी, खुलूस और सच्चाई टपकती थी। इसकी बातों पर यकीन और इसकी जात पर एतमाद करने को जी चाहता था, और अब तो हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो चुका था, जो मुंह बोले रिश्तों में दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता समझा जाता है। हमारे दरमियान काफी देर तक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होती रही। मुझे डॉक्टर की एक हैरत अंगेज सलाहियत का पता चला कि वो फ्लाइट फाइटिंग का भी माहिर था। ये खासियत बहुत कम फाइटर्स में पाई जाती है। हवा में प्रवास करते हुए लड़ाई को आसान खेल नहीं। मैंने डॉक्टर मोंग से पूछा, ये सवाल काफी देर से मेरे सोच में गर्दिश कर रहा था। तुमने किस शय में डॉक्टरेट कर रखा है? चीनी तिब में, इसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। ये एक और हैरत अंगेज सलाहियत थी। चीनी तिब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो, चाहे इस हासूल के लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इससे ये तो मुसल्लम हो जाता है कि चीन इल्म हुनर का गहवारा है। मैं चीनी तिब के बाज मोजज़ाती वाकयात से भी आगाह था। रात के खाने से फारग होने के बाद हम रवानगी की तैयारी करने लगे। डॉक्टर मोंग ने इस मौका पर एक अजीब हरकत की। इसने अपनी चोटी को गर्दन में पर से काट डाला। इन 6-7 इंच लंबे बालों में से आगे इसने सर के अगले हिस्से पर गिरा लिए, यानी मुंडा हुआ हिस्सा बालों से ढक गया। कुछ बाल साइड पर और बाकी पीछे डाल दिए। सिर्फ इस छोटी सी हरकत से इसके हुलिये में नुमायां तब्दीलियां रूनुमा हो गई थी। मैंने जब हैरत से इसे देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, जिस तरह तुम्हारे मजहब में मखसूस हालात में जान बचाने के लिए बाज़ औकात हराम शय भी हलाल हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह किसी निहायत ही खासुल खास मौका पर हम भी चोटी कटवा देते हैं। इस अमल से तुम इस मिशन की अहमियत का अंदाजा लगा लो। मैं खामोशी से इसकी मुफक्राना बातें सुनता रहा। मेरे और राकील के हुलियों में भी कुछ तब्दीलियां की गईं। जब सारी तैयारी हो चुकी तो हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट डॉक्टर मोंग रिफोशे की रिहाइशगाह से करीब ही था। हम ठीक 9 बजे घर से निकले। फ्लाइट 10 बजे की थी। हमारा ये सफर रेंटल कार में शुरू हुआ, जो थ्रिफ्टी नामी कंपनी ने अपने एक ड्राइवर गाची के हवाले कर रखी थी। वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि वो मोटा गाची किस किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ है। घर से एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट पर कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। हम बेखैरो आफियत जहाज में सवार हो गए। मुकर्ररा वक्त पर जहाज ने टेक ऑफ किया तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। फिर मैंने निशिस्त से टेक लगाकर इन्हें आंखें बंद कर ली। परवाज मुतवाजन होकर अपनी मंजिल की जानब रवा दवा हो गई। डॉक्टर मोंग और रकील भी मेरे साथ महबे प्रवास थे। हम सब की मंजिल रियासत वाशिंगटन का शहर सेटल था, जहाँ डॉक्टर मोंग के बड़े मौजूद थे। मुझे 99% उम्मीद यही थी कि इन लोगों का बिल वास्ता या बिला वास्ता दलाई लामा से जरूर ताल्लुक होगा। बहरहाल जो कुछ भी था चंद घंटों बाद सामने आने वाला था। मैंने तमाम इधर उधर के ख्यालात को जहन से झटका और साहिल का तस्वर कायम करने लगा। ये अच्छा मौका था। अगर मैं अपने इर्तिकाज अमल से इस तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो मुझे साहिल की ताज़ा तरीन पोजीशन का इल्म हो सकता था। मेरी 1-2 मिनट की कोशिश रंग ले आई। मैं साहिल के तस्वर को छूने में कामयाब हो गया। इसका सरापा मेरी तीसरी आंख के सामने रोशन हो गया। पैनल ग्लैंड बड़ी फर्मा बरदारी से काम कर रहा था। मैंने देखा और बड़ी तवज्जो से देखा कि साहिल एक जहाज से बाहर आ रही थी। वो किसी हवाई जहाज के जिस्म को खैरबाद कहने के बाद एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हो रही थी। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में चारों जानब निगाह दौड़ाई ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि वो किस एयरपोर्ट पर उतर रही है। ये बहुत अहम था। मैं साहिल की मंजिल का कोई सुराग पाने वाला था, लेकिन इस लेकिन के बाद एक अफरा तफरी थी और इस अफरा तफरी ने मेरे इन्हमाक, मेरे इर्तिकाद का बेड़ा गर्क कर दिया था। हम जिस जहाज में सवार थे वहाँ मुसाफिरों के लिए कोई खास ऐलान हो रहा था। मैं राकील की कोहनी की इस नस्वानी जरब से मुंतशिर हुआ था जो इसने मेरी तवज्जो मबजूल कराने के लिए मेरी पसलियों पर रसीद की थी। वो जहाज में होने वाली अनाउंसमेंट से मुझे बाखबर करना चाहती थी। मेरी आंखें बंद देखकर शायद इसने ये समझ लिया था कि मैं सो चुका हूँ। राकील की इस हरकत पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि मैं अपनी साहिल का सुराग खो बैठा था, मगर वो गुस्सा दिखाने का मौका नहीं था। इस हरकत में राकील की कोई दानिस्ता कोताही शामिल नहीं थी। जहाज में बाकी एक सनसनीखेज ऐलान किया जा रहा था। मैं पूरी तवज्जो से इसकी आवाज सुनने लगा। वो इस लड़की की आवाज नहीं थी जो अब तक मैंने 2-3 मरतबा सुनी थी, बल्कि मेरा तो ये ख्याल था कि वो जहाज के अमले में से किसी की भी आवाज नहीं थी। अल्फाज और आवाज के उतार चढ़ाव से लगता था वो कोई गैर मुतल्लक शख्स
शख्स है जो जहाज के मुसाफिरों को कुछ संगीन वार्निंग दे रहा है। वो शख्स कह रहा था, कितनी अजीब बात है, बल्कि इत्तेफाक है कि TWA का ये तैयारा आप लोगों के दम कदम से आबाद है। इसी एयरलाइन का एक बोइंग जेट लाइन्स 747 पिछले साल आप ही जैसे लोगों से भरा हुआ था और वो न्यूयॉर्क से पेरिस जाने वाला था। मैं TWA की फ्लाइट नंबर 808 की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इस फ्लाइट के बारे में मालूमात रखते होंगे। इतना कहकर वो रुका, मेरी छठी इस पुकार उठी, कोई गड़बड़ हो गई है। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि ऐलान करने वाला दोबारा मुसाफिरों से मुखातब हुआ। बहरहाल आप लोगों में से जो इस फ्लाइट के बारे में नहीं जानते, मैं इनकी मालूमात के लिए बता देता हूं कि TWA की फ्लाइट नंबर 817 जुलाई को रात 8:19 पर न्यूयॉर्क के JF कैंडी एयरपोर्ट से उड़ा। इसे सीधा पेरिस जाना था। इस बोइंग 747 में कुल 230 अफराद सवार थे, जिनमें 212 अफराद और 18 जहाज के अमले के लोग थे। मजकूरा बोइंग रात 8:48 पर यानी टेक ऑफ के ठीक 29 मिनट बाद रडार से गायब हो गया। एयरपोर्ट के अमले में खलबली मच गई। रडार स्क्रीन से किसी जहाज का गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं। बोलने वाला थोड़ी देर के लिए मुतवक्कफ हुआ। मैंने जहाज के मुसाफिरों पर एक अचटती सी निगाह डाली। बेशतर अफराद के चेहरे खौफो हरास में डूबे हुए थे। इसका यही मतलब था कि जिस जहाज के बारे में बताया जा रहा था, इसके साथ खैरियत नहीं गुजरी थी। मखसूस आवाज दोबारा नशर होने लगी। मैं जिस जहाज का जिक्र कर रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद लॉन्ग आइलैंड से थोड़े फासले पर फजा में फट गया था। इस हादसे के वक्त वो जहाज 13,700 फुट की बुलंदी पर एयरपोर्ट से 50 मील मशरक की सिमत था। बहरहाल इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच सका था। जहाज का मलबा और 203 अफराद की लाशें अटलांटिक ओशन की तह में चली गईं। औरतों ने बकायदा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इनमें से बाज ऐलान करने वाले को बेनुक्त भी सुना रही थी। मर्दों में भी बेपनाह इश्तियाल पाया जाता था। इस गमो गुस्से के साथ ही सारे मुसाफिर खौफो हरास में मुब्तला थे। चीखने चिल्लाने या परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐलान करने वाले ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। अगरचे इस वक्त ये जहाज भी कमोबेश इतनी ही बुलंदी पर है, हम इस वक्त गल्फ ऑफ अलास्का पर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस जहाज को कोई हादसा पेश नहीं आएगा, बशर्ते कि आप तमाम मुसाफिरों को हमारे साथ भरपूर तावन करना होगा। थोड़ी देर बाद दूसरा ऐलान किया जाएगा। मैंने गर्दन घुमाकर डॉक्टर मोंग रिफोशे को देखा। वो आंखें बंद किए पत्थर का बुत बने बैठा था। यूं महसूस होता था जैसे इसने इस ऐलान का एक लफ्ज न सुना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? ऐसा होना नामुमकिन था। जिंदगी बड़ी प्यारी शय है, इसलिए सबको प्यारी है। ये सिर्फ एक बार मिलती है और इंसान इस एक बार की जिंदगी में 1000 बार जीना चाहता है। इस प्यारी शय को प्यार करना, इसे गले से लगा कर रखना चाहता है। गले के हार को उतार कर अचानक कांटे आग आए तो दम घुटने लगता है। इसी तरह ये जिंदगी किसी बड़े खतरे से दो चार हो जाए तो इंसान खौफजदा होकर रह जाता है। खौफो हरास इसे अपने हल्के में जकड़ लेता है। तैयारे की अंदरूनी फिजा में इस वक्त एक खलबली मची हुई थी। तमाम मुसाफिर खुसूसन लेडीज की हालत दीदनी थी। इस धमाका खेज ऐलान ने सबको हिलाकर रख दिया था। अगरचे ऐलान करने वाले ने वादा किया था कि अगर मुसाफिरों ने इन लोगों के साथ तावन किया तो इन्हें और इस तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वादे पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। गुज़श्ता फ़ज़ाई हादसे की नजर होने वाले जिस तैयारे का हवाला दिया जा रहा था वो मुसाफिरों के जहनों में सरासीमगी फैलाने के लिए काफी था और हम तीनों भी TWA के इसी बोइंग 474 मुसाफिरों में शामिल थे। इस मुबहम और सनसनीखेज फैलाने वाले ऐलान को पहले राकील ने सुना था। मैं इस वक्त अपने तस्वर के साथ साहिल के करीब पहुंच चुका था। साहिल किसी हवाई जहाज से उतर रही थी। राकील की मुदाखलत ने मुझे जानने न दिया कि साहिल किस शहर के किस एयरपोर्ट पर पहुंची थी। राकील ने अपनी कोहनी की जरब मेरी पसलियों में लगा दी। मेरे तस्वर का शराजा बिखेर कर रख दिया था। बहरहाल इसका ये अमल ऐन फितरी था। मैंने एक मरतबा फिर डॉक्टर मोंग रिफोशे की जानिब देखा। इसकी आंखें हनूज बंद थी और वो बड़े सब्र सुकून से सीट की पुश से टेक लगाए बैठा था। इसकी ये लातलगी और बेखबरी मुझे अजीब सी लगी। तैयारे को फिजा में प्रवास किए आधा घंटा गुजर चुका था। ये मुमकिन नहीं था कि कोई शख्स इतनी कलील सी मुद्दत में गहरी नींद में उतर जाए और शख्स भी डॉक्टर रिफोशे जैसा मोहतात और दूरबीन। मैं डॉक्टर मोंग के इस रवैये को किसी खाने में फिट करने के बारे में ही सोच ही रहा था कि राकील ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी जानब खींचा और सरगोशियाना अंदाज में बोली, मेरा ख्याल
ख्याल है ये जहाज अगवा कर लिया गया है। इसकी आवाज बुड़बुड़ाहट से मुशाबा थी। तुम्हारा ख्याल खासा तकबीयत बख्श है। मैंने कहा, तुम्हें इन लम्हात में मजाक सूझ रहा है? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मैंने इसी अंदाज में कहा। तैयारे के तबाह हो जाने से इसका अगवा हो जाना खासा इत्मीनान बख्श होगा। क्या तुमने DWA की फ्लाइट नंबर 800 का अहवाल नहीं सुना? वो हादसा मेरे जहन में नक्श है। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, इस फ्लाइट से मेरी एक दोस्त भी न्यूयॉर्क जा रही थी। ओ माय गॉड। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर झुरझुरी लेते हुए बोली, लॉन्ग आइलैंड के बासियों ने फिजा में एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनी थी और फिर इनकी निगाहों में आग का एक अजीम शान गोला घूम गया था। बाद की तहकीक ने इस फजाई हादसे को दहशत गर्दी की एक वारदात करार दिया था। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये तैयारा तबाह बर्बाद होने नहीं जा रहा, सिर्फ अगवा हुआ है। हमारे दरमियान वो गुफ्तगू सरगोशियाना अंदाज में हो रही थी। वैसे अगर हम आवाजें बुलंद भी बात करते तो कोई हमारी जानब ध्यान देने वाला नहीं था। इस खौफनाक ऐलान ने मुसाफिरों के जहनों को तलपट करके रख दिया था। वो सब अपने बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोच और बोल रहे थे और बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। तैयारे के माहौल में एक अफरा तफरी का आलम था। रकील की झुंझलाई हुई आवाज मेरी समाज से टकराई, तुम अपने असाब को क्या खिलाते पिलाते हो? इस संगीन सूरत हाल में भी तुम्हें खुद पर बड़ा कंट्रोल हासिल है। मैंने इसके सवाल का जवाब देना जरूरी न समझा और डॉक्टर मोंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसे क्या हुआ है? मेरे इस्तफसार पर डॉक्टर के लिए एक एहतराम शामिल था। इससे पहले कि रकील कुछ बोलती, जहाज के अंदर एक मरतबा फिर वही मखसूस आवाज सुनाई देने लगी जिसने मुसाफिरों से मुखातब होते हुए वो सनसनीखेज ऐलान किया था। अब वो कह रहा था, TWA की फ्लाइट नंबर 816 का हवाला इसलिए देना पड़ा कि इत्तेफाक से ये भी इसी एयरलाइन का बोइंग 747 है। आम मुसाफिरों को चाहिए कि वो हमसे तावन का मुजाहरा करते हुए बड़े अमनो अमान से अपनी सीटों पर बैठे रहें। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमने ये जहमत सिर्फ एक खास मुसाफिर और इसके 2 साथियों की खातर उठाई है। स्पीकर से उभरने वाली इस आवाज में थोड़ा तवक्कुफ हुआ। 3 खास आदमियों के जिक्र पर मेरा चौंकना लाजमी था। हम भी 3 थे और हमारे दुश्मन पूरे अलास्का में हमें खोजते फिर रहे थे। 3 खास अफराद के इंकिशाफ के बाद रकील फौरन मुझ पर तकरीबन झुक सी गई। इसी वक्त ऐलान करने वाले की आवाज दोबारा उभरने लगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।